मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बच्चों के द्वारा जो कोरा पे डाउट पोस्ट किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। नीट एंट्रेंस एग्जाम से पहले हम चाहते हैं कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, एनसीईआरटी के दायरे में हमें सारी चीज़ समझ में आ जाए और जो भी चीज़ हमारे नीट एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो हमारे को क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सो यहाँ पर हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करने की चीज़ें कर रहे हैं और जितना भी पार्ट रेलेवेंट है नीट के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं। बहुत से बच्चों ने जो डाउट पूछा है, जो इस वीडियो में हम करेंगे, ये है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जो मैं बहुत सारे बच्चों की बात कर रहा हूं तो कुछ का नाम मैं यहां पर लिख लेता हूं। तो देखिए, कुमार हर्ष हैं, देवाश्री साहा, अजीज साहिल हैं, गौरव है, साग्निक, अर्पिता, आदर्श, ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने ये डाउट पूछा है। इसके अलावा भी बहुत से बच्चों ने पूछा है। सो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी का रेलेवेंट सेक्शन बताता हूं। जो डाउट आपने पूछा है, थोड़ा सा मुझे ब्राइटनेस कम करने दीजिए ताकि आपको एनसीईआरटी थोड़ा ढंग से दिखाई दे। सो ये 20.2.2 ये मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं। और इसमें मैं सबसे पहले कर क्या रहा हूं कि ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो आप वीडियो को रोक के इस पैराग्राफ को जरूर पढ़िएगा। यहां लिखी हुई सारी बात आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आएगी। सो देखिए, सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये जो मस्कुलर एक्टिविटी है, जो स्केलेटल मसल है, ये वॉलंटरी है। इस मस्कुलर एक्टिविटी को प्लान करता है सेरिब्रम और किस तरह से ये जो एक्साइटेशन है इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। दोनों अलग अलग इवेंट है। एक इवेंट जो है मैंने आपसे कहा कि इस एक्टिविटी को प्लान करना, एक्साइटेशन, और दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। किस तरह से ये दो प्रोसेसेस कपल होते हैं, ये कुछ एनसीईआरटी इनिशियली आइडिया आपको दे रही है। इसको हम एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। सो बड़े ध्यान से समझिएगा कि यहां पर हमने ये कहा कि ये जो मस्कुलर एक्टिविटी है ये शुरू हुई हायर अप आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेरिब्रम में, और यहां से ये इंफॉर्मेशन डिसेंड करेगी एप्रोप्रिएट स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर। सो मुझे उम्मीद है आपको बेसिक्स चीजें याद है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के कट सेक्शन में अगर आपको याद होगा कि स्पाइनल नर्व की दो रूट्स होती हैं। जो वेंट्रल रूट है वो मोटर होती है, वहां से निकलता है एंटीरियर मोटर न्यूरॉन। सो स्पाइनल कॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन बाहर आई और ये इंफॉर्मेशन बाहर आई एंटीरियर मोटर न्यूरॉन से। मोटर शब्द पे ध्यान दीजिए, ये इफेक्टर की तरफ जा रहा है। इफेक्टर इस टाइम मसल है जिसका कॉन्ट्रैक्शन होना है। और दूसरा एक यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मोटर न्यूरॉन है, एक बड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये इसकी टर्मिनल एंडिंग्स हैं। ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये इनरवेट करता है एक से ज्यादा मसल फाइबर को एक मसल में। सो एक से ज्यादा मसल फाइबर को एक मसल में, मसल फाइबर मसल सेल को कहते हैं, और इस चीज को आप कहते हैं मोटर यूनिट। सो ये जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन है ये पूरा का पूरा एक मोटर यूनिट को इन्वॉल्व कर रहा है। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोटर यूनिट में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा एक सिंगल मोटर न्यूरॉन और उससे इनरवेटेड होने वाले सारे के सारे मसल फाइबर, दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज अ मोटर न्यूरॉन, मोटर यूनिट। और अगर हम ये देखें तो ये जब इंफॉर्मेशन यहां से जा रही है, अगेन अ वेरी वेरी रफ डायग्राम, एंड लेट अस से कि हम केवल एक ही मसल फाइबर के साथ इसका कांटेक्ट दिखा रहे हैं, तो इस जगह को आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी इसको मोटर एंड प्लेट भी कह रही है। अगर आप मोटर एंड प्लेट को ज्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं तो सार्कोलेमा का ये जो स्पेशल रीजन है जिसके ऊपर रिसेप्टर्स होंगे यहां से रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, उसे आप मोटर एंड प्लेट कह सकते हैं। बहरहाल ये इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंची, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक और मोटर एंड प्लेट तक। सो अब हमने ये कहा कि अब हमें एनसीईआरटी जो आगे समझ में आई, हमने ये कहा कि ये इंफॉर्मेशन इस जगह पहुंची, इट रीचेज द व्हाट इज कॉल्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर इस एंटीरियर मोटर न्यूरॉन ने एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। सो यहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हमने ये कहा कि एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। याद रखिएगा ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज करके सार्कोलेमा पर अपने रिसेप्टर्स
उसको बाइंड करके सार्कोलेमा में एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इंड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सार्कोलेमा में सोडियम चैनल खुलेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम होगा और सार्कोलेमा डीपोलराइज होगी और उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब अगर अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो मैंने बीच की सारे जो चीजें हैं उनको फिल इन कर दिया है। तो मैंने ये कहा कि इसकी वजह से जो सार्कोलेमा है, सार्कोलेमा, सो आई एम नॉट राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग, सार्कोलेमा में हमने ये कहा कि डीपोलराइजेशन हुआ और क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट हो गए। अब शायद आप ये बात जानते होंगे कि सार्कोलेमा कुछ जगह पर इंडेंट करती है इनटू द सार्कोप्लाज्म, और जहां पर ये इंडेंटेशन होता है उसके साइड में पैरेलल रोज के अंदर आप देखेंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम को स्टोर कर रहा है और ये कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस वजह से, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्स टिब्यूल कहते हैं इस एनाटॉमिक अरेंजमेंट को, इस वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्म में, द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, उसमें कैल्शियम को रिलीज करता है। सार्कोप्लाज्म में जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये कैल्शियम डिफ्यूज करके ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट को जाकर के बाइंड करता है। इस सब यूनिट को आप कहते हैं ट्रोपोनिन सी। सो दिस इज व्हाट द एनसीईआरटी इज सेइंग। सो अब मुझे यह समझ में आ गया कि हुआ क्या है यहां पर, कि यहां पर जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, सो आपको ध्यान आ गया कि एक ट्रांसवर्स टिब्यूल पर हमने ये कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी स्टिमुलेट हुआ और उसने कैल्शियम रिलीज किया इनटू सार्कोप्लाज्म। सो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल फिजियोलॉजी अलग है, इसीलिए आप देखते हैं कि मैंने सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म शब्द इस्तेमाल किया। न्यूरॉन में भी आप याद कीजिए, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को उसकी डिफरेंट फिजियोलॉजी की वजह से एक्सोलेमा कहा जाता है। सो हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं और ये कैल्शियम डिफ्यूज करके जाकर के बाइंड करता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन याद कीजिए 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स का एक प्रोटीन है और उसमें एक ट्रोपोनिन ए या आई होता है, एक ट्रोपोनिन टी होता है, एक एक्टिन को पकड़ता है, एक ट्रोपोमायोसिन को, और ये जो ट्रोपोनिन सी है इस पर जाकर के कैल्शियम बाइंड करता है। अब ये जो ट्रोपोनिन है देखिए, इसने एक्टिन को भी पकड़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन को भी पकड़ा हुआ है। सो जैसे ही इसके ऊपर ट्रोपोनिन सी के ऊपर हमने ये देखा कि कैल्शियम आकर के बाइंड किया, सो इट अंडरगोज अ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज एंड pulls the tropomyosin deeper into the groove away from the active sites। ये जो एक्टिव साइट्स जो प्रेजेंट थी एक्टिन मायोफिलामेंट पे, अब ये अनमास्क हो जाएगी। रेस्टिंग कंडीशन में ये मास्क थी, ट्रोपोमायोसिन उस ग्रूव में रैप्ड था और ट्रोपोनिन स्ट्रेटेजिकली प्लेस था। दोनों ने मिलकर के एक्टिव साइट को मास्क किया हुआ था। अब मैंने आपसे ये कहा कि कैल्शियम बाइंड किया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ ट्रोपोनिन में, ट्रोपोनिन ने पुल कर लिया ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट और एक्टिव साइट्स क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। पास में ही याद कीजिए, सार्कोमियर का डायग्राम हम यहां पर नहीं कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं आपको सार्कोमियर का डायग्राम याद होगा। याद कीजिए मायोसिन हेड, और मायोसिन हेड पर एक एक्टिन पर जो एक्टिव साइट होती है उसके लिए बाइंडिंग साइट जरूर होती है, लेकिन क्योंकि वो अभी साइट मास्क थी तो वो बाइंड नहीं कर पा रहा था। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो अब हमने ये कहा कि इस ट्रोपोनिन सी की वजह से एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया और हमने ये कहा कि जो ट्रोपोमायोसिन है दैट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, सो इट इज पुल्ड अवे, एंड इसकी वजह से जो एक्टिव साइट्स है, द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन हेड। एक्टिव साइट किस पर होती है, एक्टिन मायोफिलामेंट पे होती है। उसका जो मोनोमरिक सब यूनिट होता है उसे जी एक्टिन कहते हैं। उसके ऊपर एक एडीपी मॉलिक्यूल होता है जो कि एक्टिव साइट बनाता है। ये एक्टिव साइट क्या हो गई, अनमास्क हो गई। अब आप समझ सकते हैं अनमास्क की वजह से अब मायोसिन हेड इसको बाइंड कर सकता है। सो ये जो शुरू में आपकी जो एनसीईआरटी में जो वो पैराग्राफ है, ये एनसीईआरटी एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग
कपलिंग को बताने की कोशिश कर रही है। एनसीईआरटी स्किप कर रही है बहुत सारे स्टेप्स को। मैंने बीच में फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है ताकि ये पूरा पैराग्राफ अब आपको ढंग से समझ में आए कि ये एक्चुअली हो कैसे रहा है। इसके बाद में अब आप जानते हैं कि मायोसिन हेड बाइंड करेगा एक्टिन को पुल करेगा, एक्टिन को क्या करेगा, पुल करेगा, और एक्टिन स्लाइड करेंगे मायोसिन के अंदर। इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी को आप जानते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है। सो मैं यहां पर एक नेचर मैगजीन से आपको बड़ा बढ़िया एग्जांपल मैंने नेचर मैगजीन में पढ़ा, उसको यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये एक आपके पास में बुक शेल्फ है। सो इसको कैसे बनाएं? सो ये बुक शेल्फ है, लेट अस से ये बुक शेल्फ है आपके पास, एक इधर बुक शेल्फ रखी है। सो यू कैन इमेजिन एक ये बुक शेल्फ है इस तरह से, एंड लेट अस से एक और बुक शेल्फ यहाँ पर आपके पास रखी है, लेट अस से समथिंग लाइक दिस, और लेट अस ट्राई टू मेक अनदर बुक शेल्फ। और वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आप बीच में खड़े हैं। सो आप बीच में खड़े हैं समथिंग लाइक दिस, लेट अस मेक इट एज मच लेस फनी एज पॉसिबल। ये आपकी आर्म्स हैं, ये आपकी 4 आर्म्स हैं, और आप इस तरह से खड़े हैं, और आपको अब आप इस तरह से कोई कन्फिग्रेशन समझ सकते हैं, और आपके हाथ में हमने रोप्स दे रखी हैं, और वो जो रोप्स हैं वो इनसे बंधी हुई हैं, वो इन बुक शेल्फ से बंधी हुई हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इनको खींच के लाइए। तो आप मायोसिन है, आप मायोसिन है, आपको ये मायोसिन का कॉन्फ़िगरेशन याद आ रहा होगा। ये टेल पार्ट होता है, ये अपराइट पोर्शन है, यहाँ पर ग्लोबुलर हेड होता है, ये जो है एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर हमने ये जो है जेड लाइन है, दीज आर दी जेड लाइंस एंड दीज आर दी एक्टिन मायोफिलामेंट्स, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज दी मायोसिन मायोफिलामेंट। सो अगर आप इसको खींच के लाएंगे तो आप करेंगे क्या? आप थोड़ा सा दोनों रस्सियों को आगे खींचेंगे, छोड़ करके फिर पकड़ेंगे, फिर आगे खींचेंगे, फिर छोड़ के फिर पकड़ेंगे, फिर आगे खींचेंगे, और इस तरह से आप दोनों की दोनों बुक शेल्फ्स को बीच में ले आएंगे। सो दिमाग लगाइए, पहली बार आपने इसको पकड़ के ऐसे देखिए, इधर इधर आपने मूवमेंट करी, और मूवमेंट करने के बाद में मान लीजिए आपने अपने हाथ को सीधा किया, तो वो जो रस्सी है एक्टिन फिलामेंट वो खींची है, दोनों जेड लाइन बीच में आ रही हैं, फिर छोड़ करके दोबारा पकड़िए उसको दूसरी एक्टिव साइड से और आगे खींच के ले आइए, और आप इन दोनों को पास ला सकते हैं। ये एक एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई नेचर मैगजीन से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम से ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, और किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो मायोसिन है इसके अंदर ये जो एक्टिन है ये स्लाइड करते हैं, सेंटर में आते हैं एम लाइन की तरफ, दोनों जेड लाइन पास में आती हैं। इस एरिया को सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर छोटा हो जाता है और आई बैंड भी छोटा हो जाता है, एच जोन बीच में से गायब हो जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, ये जो ए बैंड है, ये अपनी लेंथ को रिटेन करेगा। सो मुझे उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब देखिए इसके बाद में लेट मी गो बैक टू दी एनसीईआरटी। सो एक बार फिर मैं आपकी एनसीईआरटी पे जा रहा हूं। हमने ये पैराग्राफ बहुत ढंग से कर लिया है, और फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करते हैं, और उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी यहां पर देखिए ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी यहां पर ये डायग्राम बता रही है। इस डायग्राम को मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से ये जो स्टेजेस होती हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में, और ये सब ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ये जो रैशेट कहते हैं इसको, ये किस तरह से वर्क करता है। सो फाइनली अब हम इसको ये देखते हैं कि ये एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे होता है। सो मुझे उम्मीद है ये एनालॉजी से आपको काफ़ी कुछ समझने में मदद मिली होगी कि एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में हो क्या रहा है। सो देखिए आगे देखते हैं। तो अब मैंने ये कहा कि लेट अस से कि हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि ये जो आपका ये जो मायोसिन है, सो दिस इज द मायोसिन मायोफिलामेंट, और इसके ऊपर ये इसका अपराइट पोर्शन है, एंड लेट अस से कि इस अपराइट पोर्शन में this is the head, and this head is in low energy state. So ध्यान रखिएगा, ये जो head है ये low energy state में है। आप जानते हैं यहाँ पर एक्टिन मायोफिलामेंट्स होगा, और ये जो एक्टिन है ये एफ एक्टिन है, और आप जानते हैं कि इसके ऊपर एक्टिव साइट्स होगी जिस पर मायोसिन का हेड बाइंड कर सकता है। इस जगह पर ये एटीपी को बाइंड कर चुका है, और हमने ये कहा ये पॉइंट नंबर 1 है हमारा, जहां से हम बात को शुरू कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी लो एनर्जी स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज द लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। अब
क्योंकि मायोसिन हेड के पास एटीपीएस एक्टिविटी है, ये एटीपी को तोड़ सकता है, और जो मायोसिन में जो एटीपीएस एक्टिविटी है वो उसके हेड में है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीशियम आयन। अपने आप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होगा क्या कि अब इसने एटीपी को क्लीव किया, सो लेट अस कम टू द सेकंड स्टेप ऑफ दिस, इट क्लीव्स एटीपी, तो यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाएगा और ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। सो हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसका मतलब क्या है। सो अब हमने ये कहा कि ये अब हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, तो समथिंग लाइक दिस विल हैपन and this will become what is called as a high energy configuration. Can you see that the configuration is changing? और यहां पर ये समझिए कि अब ATP नहीं है, यहां पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ये हमने ये कहा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, एंड लेट अस ऑब्वियसली मेक द एक्टिन मायोफिलामेंट। सो यहां पर क्या है, एक्टिन मायोफिलामेंट्स हैं, जिसमें हमें पता है कि एक्टिव साइट्स उस ट्रोपोनिन सी पर कैल्शियम के बाइंड करने की वजह से जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ था उससे वो एक्सपोज हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इट विल अटैच टू द बाइंडिंग साइट दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्टिन, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द क्रॉस ब्रिज। इसको आप क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रिज कहेंगे। सो तीसरी जो चीज है, अब हमने ये कहा कि यहां पर हुआ ये कि ये चीज जाकर के जुड़ गई, ये चीज जाकर के जुड़ गई, हमने ये कहा एक्टिन मायोफिलामेंट्स पर प्रेजेंट एक्टिव साइट्स के ऊपर, यू कैन सी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज। सो मैं यहां पर थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूं, लेट अस से जस्ट टू शो यू कि क्या बन गया है। ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया है, और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अभी भी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ये अपनी हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हैं ये रिलीज होते हैं, ये वापस अपनी लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, एंड इट विल पुल द एक्टिन टुवर्ड्स द एम लाइन। तो साथ साथ ये क्या करेगा, एक्टिन को एम लाइन की तरफ पुल करेगा, क्योंकि ये अपनी लो एनर्जी फॉर्म में आएगा। तो अगर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन मैं इसकी कर दूंगा, सो थोड़ा सा यहां पर इसको ठीक बना लेते हैं। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, सो लेट अस मेक अ बेटर डायग्राम हियर। सो मैंने ये कहा कि ये इस तरह से था, अब ये वापस इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, तो इमीडिएटली आप समझ सकते हैं कि अगर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा तो ये एक्टिन को थोड़ा सा आगे क्या करेगा, पुल करेगा, आगे पुल करेगा। मुझे उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। सो ये हमारा जो तीसरा जो स्टेप था जिसमें क्रॉस ब्रिज हो गया। अब हमने ये कहा कि इसने यहां से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज किया, जिसे आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि इट गोज बैक टू द रिलैक्स्ड स्टेट। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि ये लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, और लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमें पता है कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ये वापस अब इस तरह की शेप में आ गया। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इसने इस एक्टिन मायोफिलामेंट को थोड़ा सा आगे क्या कर दिया है, पुल कर दिया है, और ये स्लाइड कर रहा है मायोसिन के अंडर। मायोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन मायोसिन खुद कहीं नहीं जा रहा है। सो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यहां पर ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, दिस वुड बी पॉइंट नंबर 4। अब हम ये कह रहे हैं कि ये वो साइट जो थी एटीपी बाइंडिंग साइट, वो फिर खाली हो गई, तो फिर ये हो सकता है इस पर आकर के एटीपी बाइंड करेगा, अभी भी लो एनर्जी स्टेट है, और एटीपी के बाइंड करने की वजह से ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। सो अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमने ये कहा कि एटीपी कम्स एंड एटीपी बाइंड्स, और उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज टूट गया, एंड इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तब तक एक्टिन फिलामेंट थोड़ा आगे आ गया है, अब की बार पूरी की पूरी साइकिल फिर रिपीट होगी, और ये एक और एक्टिव साइट को पकड़ के कहां लाएगा, सेंटर में लेकर के आएगा। मुझे उम्मीद है ये जो रैशेट है, ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और ब्रेकिंग है, ये साइकिल अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये वो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी का जिसे आप देख पा रहे हैं। देखिए कि ये रिलैक्स्ड है, ये देखिए यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को तोड़ा, पहले एटीपी
बाइंड किया, एडीपी और एटीपी को तोड़ा, उसकी वजह से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने ये कहा कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज किया, रिलैक्स्ड हुआ, आगे पुल किया और फिर इसका मतलब दोबारा एटीपी बाइंड किया और ये साइकिल बार बार शुरू हो गई। मुझे उम्मीद है अब ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया है। इस तरह से हम ये देखेंगे कि ये जो एक्टिन है ये इस तरह से पुल करेगा मायोसिन टुवर्ड्स द एम लाइन। दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सार्कोमियर की लेंथ कम होगी, आई बैंड कम होगा, एच जोन कम होगा, गायब भी हो सकता है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन ए बैंड अपनी लेंथ को रिटेन करेगा। मसल रिलैक्सेशन बहुत सिंपल है। मसल रिलैक्सेशन में ट्रोपोनिन सी से कैल्शियम को हटाइए और एक्टिवली रीअपटेक कराइए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने में। सो वहां पर वो कैल्शियम स्टोर करता है, एक्टिव रीअपटेक होगा और उसकी वजह से डीकॉन्फॉर्मेशन और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन वापस एक्टिव साइट्स पे आ जाएंगे। और ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ऐसे सोचिए कि अगर आपने इनको पकड़ के खींचा हुआ था तो अगर आप रबर बैंड को छोड़ेंगे तो ये वापस स्लाइड कर जाएंगे और एक्टिन क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, सार्कोमियर अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, आई बैंड अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगा, एच जोन ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए कि मायोसिन कहीं नहीं जा रहा है, हालांकि उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल का क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। मुझे उम्मीद है आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप फिर अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए। इसके बावजूद अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू पोस्ट इट एंड जो भी होगा हम जरूर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। लगे रहिए एंड इट इज नो रीजन दैट वी विल नॉट डू वेल इन नीट एंट्रेंस एग्जाम।